पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, व्हाट डू वी स्टडी एंड व्हाट डू वी डू रिसर्च ऑन। ये सवाल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए हम किस अप्रोच को अपनाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेड होंगे और इनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो ये बदलाव भी बहुत स्लो होगा। आप पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटेड। लेकिन इन सब्जेक्ट मैटर्स को स्टडी करने के अप्रोचेस कई होंगे। मल्टीपल अप्रोचेस कैन एग्जिस्ट और हर अप्रोच अपने साथ एक नए मेथोडोलॉजी को लेकर आएगा और हर मेथोडोलॉजी के द्वारा एक नए रिजल्ट, एक नए कंक्लूजन को जनरेट किया जाएगा। एक ही सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन अगर आपने इसे 3 अलग अलग अप्रोचेस से पढ़ा तो 3 अलग अलग कंक्लूजन्स, 3 अलग अलग निष्कर्ष निकल कर आएंगे। दिस इज द रीजन why it becomes extremely important for us to understand all the multiple approaches that are used in political theory। अपने आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं इन सभी मल्टीपल अप्रोचेस को, पॉलिटिकल थियरी के इन सभी मल्टीपल अप्रोचेस को यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। These videos on approaches to political theory, these videos are going to be extremely important to you for all the upcoming exams in political science। पॉलिटिकल थियरी के बाकी टॉपिक्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के बाकी सभी यूनिट्स के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड पेपर 1। इन एग्जाम्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल साइंस के डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज को मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। एंड इफ यू नीड माई हेल्प इन योर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टेक्सचुअल अप्रोच और कंटेक्चुअल अप्रोच को समझेंगे। इन दोनों ही अप्रोचेस के मीनिंग, इनके डिफरेंसेस को हम समझेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंटेक्चुअल अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच से अलग है। तो टोटल 3 अप्रोचेस की क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टेक्सचुअल अप्रोच, कंटेक्चुअल अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछूंगा, हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं और हर जवाब, आपके द्वारा दिया गया हर जवाब पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करेगा। वन ऑफ द आंसर दैट यू कैन गिव टू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, यू कैन से दैट वी स्टडी पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। इन थिंकर्स की फिलॉसफी में, इनके पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन सवाल होते हैं जिन सवालों को हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के द्वारा हर जनरेशन में पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज अ स्टेट, व्हाई डू वी नीड अ स्टेट, व्हाई शुड वी ओबे अ स्टेट, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट आर राइट्स, व्हाट इज पावर। और ये थिंकर्स, ये पॉलिटिकल थिंकर्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने बुक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन थिंकर्स के द्वारा लिखे गए इनके किताबों को हम पॉलिटिकल थॉट के क्लासिक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करते हैं। दे आर कॉल्ड क्लासिक्स, दे आर कॉल्ड कैनन्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सो वी कैन से दैट reading these books, these classic texts of political thought like Plato's Republic, Aristotle's Politics, Machiavelli's Prince, Hobbes' Leviathan, John Locke's True Treatise of Government, all these texts of political thought, they are also the subject matter of political science। इन्हें पढ़ना, इन टेक्स्ट्स के भीतर छिपे नॉलेज को डिसाइफर करना, बाहर निकालना, दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस डू। अब सवाल है कि हम इन टेक्स्ट्स को, इन पॉलिटिकल टेक्स्ट्स को, इन क्लासिक टेक्स्ट्स को पढ़ते कैसे हैं? पॉलिटिकल थॉट के इन क्लासिक टेक्स्ट्स को, इन क्लासिक बुक्स को पढ़ने के, स्टडी करने के 2 अप्रोचेस हैं। एक है टेक्सचुअल अप्रोच और दूसरा है कंटेक्चुअल अप्रोच। कंटेक्चुअल अप्रोच को समझने से पहले आपको टेक्सचुअल अप्रोच को समझना होगा, क्योंकि टेक्सचुअल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में ही कंटेक्चुअल अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम टेक्सचुअल अप्रोच को समझते हैं। टेक्सचुअल अप्रोच, यहां पर एक गिवन क्लासिक टेक्स्ट को, पॉलिटिकल थॉट के एक गिवन क्लासिक टेक्स्ट को एक टाइमलेस डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। टाइमलेस फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट मतलब टेक्स्ट में लिखी गई जो बातें हैं या जो नॉलेज किताब में मौजूद है, दिस नॉलेज इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल फिलॉसफी, एन इटर्नल टाइमलेस यूनिवर्सल फिलॉसफी। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा नॉलेज जो उस वक्त भी वैलिड था जब इस किताब को लिखा गया इसके ऑथर के द्वारा, आज भी वैलिड है
और आने वाले समय में भी वैलिड होगा। टेक्सचुअल अप्रोच के तहत हम किसी भी टेक्स्ट के ऑथर को एक फिलोसोफर की तरह देखते हैं। एक फिलोसोफर जो अपने किताब के माध्यम से एक इटर्नल फिलॉसफी, एक मेटाफिजिक्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। वो फिलॉसफर, वो ऑथर सिर्फ अपने सर्कमस्टांसेस, अपने कॉन्टेक्स्ट से नहीं बंधा है। अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने सिचुएशन से बाहर निकलकर, इन्हें ट्रांसेंड करके, इनसे परे जाकर वो एक ऐसे बॉडी ऑफ नॉलेज को, एक ऐसे बॉडी ऑफ फिलॉसफी को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है जो सदियों तक वैलिड होगी और हर सोसाइटी के लिए वैलिड होगी, हर सिचुएशन, हर कॉन्टेक्स्ट के लिए वैलिड होगी। दिस इज कॉल्ड टेक्सचुअल अप्रोच, जहां आप एक गिवन बुक को, एक गिवन टेक्स्ट को इटर्नल नॉलेज के सोर्स के रूप में ट्रीट करते हैं। यू आइडियलाइज द फिलॉसफी दैट इज प्रेजेंट विद इन अ टेक्स्ट, विद इन अ बुक, एंड यू आइडियलाइज द ऑथर एज अ फिलॉसफर who is contributing to the construction of a philosophy which is going to be timeless. Past, present, future, the philosophy is going to be applicable in all the time, in all the places, equally. For example, अगर आप प्लेटो के रिपब्लिक को टेक्सचुअली समझने की कोशिश करें, टेक्सचुअल अप्रोच को अपनाते हुए आप प्लेटो के रिपब्लिक को समझें, तो आप यहां पर यह कहेंगे कि प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में जो बातें लिखी गई हैं, जस्टिस की जो बात की गई है, all these things, they are still relevant, they are still valid. आप कहेंगे कि रिपब्लिक को लिखने के पीछे प्लेटो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि वो एथेनियन पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करे और एथेंस के द्वारा जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे थे उन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन प्रपोज करें। प्लेटो सिर्फ एथेंस में या एंशिएंट ग्रीस में होने वाले घटनाओं से प्रभावित नहीं थे। प्लेटो एक इटर्नल फिलॉसफी बिल्ड करना चाहते थे, हर समाज के लिए और हर टाइम पीरियड के लिए वो एक फिलॉसफी बिल्ड करना चाहते थे। प्लेटो इस ऑब्जेक्टिव से गाइडेड थे कि उन्हें ऐसी थियरीज, ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे पॉलिटिकल नॉलेज डेवलप करने हैं जो पॉलिटिकल नॉलेज, थियरीज और प्रिंसिपल्स प्लेटो के बाद भी सदियों तक एप्लीकेबल रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द अप्रोच दैट यू कैन अडॉप्ट टू रीड अ क्लासिक टेक्स्ट, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड टेक्सचुअल अप्रोच। कई पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस अप्रोच को अपनाया है, जो इस टेक्सचुअल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, जैसे एंड्रयू हेकर, जॉन प्लामेनात्स। लेकिन क्लासिक पॉलिटिकल टेक्स्ट को स्टडी करने का एक और अप्रोच भी है जो टेक्सचुअल अप्रोच के जस्ट ऑपोजिट है और जिस अप्रोच को टेक्सचुअल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप किया गया। दिस अप्रोच इज कंटेक्सचुअल अप्रोच। यहां दैट मीन्स कंटेक्सचुअल अप्रोच के तहत हम एक क्लासिक टेक्स्ट को किसी इटर्नल फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। मतलब हम ये अज्यूम नहीं करते कि इस टेक्स्ट में लिखी गई जो बातें हैं वो टाइमलेस हैं, हमेशा के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल और यूनिवर्सली वैलिड होंगी। नहीं, इनफैक्ट यहां पर इस अप्रोच के तहत, कंटेक्सचुअल अप्रोच के तहत, किसी भी टेक्स्ट को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब हम किसी टेक्स्ट को, किसी क्लासिक पॉलिटिकल टेक्स्ट को कंटेक्सचुअल अप्रोच को फॉलो करते हुए, कंटेक्सचुअल अप्रोच के तहत जब हम किसी क्लासिक पॉलिटिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन वी परस्यू दैट टेक्स्ट नॉट एज अ फिलोसोफर बट एज अ हिस्टोरियन। एक फिलोसोफर की तरह नहीं, एक हिस्टोरियन की तरह हम उस टेक्स्ट को परस्यू करते हैं। मतलब आवर गोल इज नॉट टू रीड द टेक्स्ट एंड ब्रिंग आउट द फिलोसफी दैट इज प्रेजेंट इन इट. Our goal is to reconstruct. Our goal is to attempt a historical reconstruction of the author of the text and the text itself. किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में ऑथर ने इस टेक्स्ट को लिखा, उस ऑथर के ऊपर किस तरह के इन्फ्लुएंस काम कर रहे थे, उन इन्फ्लुएंसेस को समझना, उन कॉन्टेक्स्ट को समझना, ये हमारा गोल होता है। This is what we try to do. We try to attempt a historical reconstruction of the author and of the text in the contextual approach. और ये काम, जिस हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस काम को हम वैल्यू न्यूट्रल तरीके से करेंगे, इंपेरिकल तरीके से करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे। और जब भी आप किसी क्लासिक पॉलिटिकल टेक्स्ट को इस तरह से अप्रोच करेंगे, जहां आप उस टेक्स्ट को एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, then definitely उस टेक्स्ट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी. The text will no longer represent an eternal and timeless philosophy. The text, the book, it will simply represent the point of view of someone who was reacting to the situation and circumstances present around him. यहां पर जो ऑथर है उसे हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं. A normal human being who was reacting to the situation and circumstances present around him. उस समय, उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसेस में जो सवाल इमर्ज कर रहे थे, उन सवालों का जवाब ऑथर हमें अपने बुक के माध्यम से दे रहा है. दिस इज इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं.
ऑथर किसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल को बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी ग्रैंड फिलॉसफी को जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा जो सवाल आने वाले समय में सदियों बाद पूछे जाएंगे। ऑथर को कुछ नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य की समस्याएं कैसे होंगी, फ्यूचर के चैलेंजेस कैसे होंगे, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, तो फिर इन प्रॉब्लम्स को वो पास्ट में कैसे एड्रेस कर सकता है। So the author, he was simply reacting to the situations which was present around him at that point of time. That is it. तो अगर आप कंटेक्चुअल अप्रोच को प्लेटो के लिए यूज करें, एरिस्टोटल के लिए यूज करें, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो के लिए यूज करें, तब आपका कंक्लूजन यही होगा कि these thinkers, all these thinkers, they were reacting to the situation, to the problems, to the crisis, to the circumstances which were present around them at their point of time. इन्होंने बस अपने रिएक्शंस को डॉक्यूमेंट किया and their reactions were normative. इन्होंने बस रिएक्ट नहीं किया, इन्होंने यह भी बताया कि सिचुएशन को डील कैसे किया जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। सो देयर रिएक्शंस वर नॉर्मेटिव एंड दे डॉक्यूमेंटेड देयर रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ देयर बुक्स। दिस इज कंटेक्चुअल अप्रोच। नाउ यहां आपको समझना है कि जब हम कंटेक्चुअल अप्रोच की बात कर रहे हैं, दीज आर्ग्यूमेंट्स दे साउंड सिमिलर टू द आर्ग्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच भी ये कहता है कि अगर आप किसी फिलोसोफर की फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो आप इतिहास में पीछे जाइए और उन सर्कमस्टांसेस, उन सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए, उन इन्फ्लुएंसेस को समझने की कोशिश करिए जो इन्फ्लुएंसेस उस फिलोसोफर के ऊपर एक्ट कर रहे थे। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर इन अ बेटर वे। जॉर्ज एच सबाइन, ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, जॉर्ज एच सबाइन। सवाल यहां पर यह है कि क्या कंटेक्चुअल और फिलोसफिकल अप्रोच ये दोनों सेम है? क्या हम जॉर्ज एच सबाइन के लिए कह सकते हैं दैट ही वाज अ कंटेक्चुअलिस्ट? कंटेक्चुअल अप्रोच, it is definitely historical in nature. Contextual approach, it is definitely historical in nature, but it is different from historical approach. There are differences. Historical approach और contextual approach में कई important differences हैं. So it is better not to treat them as synonymous to each other. Contextual approach को हम contemporary approaches के अंतर्गत include करते हैं. It came into prominence in political science from 1960s onwards. देखिए, जब भी आप हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं तब आप एक टेक्स्ट को एक फिलोसोफर की तरह परस्यू करेंगे और आप उस टेक्स्ट के ऑथर को भी एक फिलोसोफर की तरह ट्रीट करेंगे। आप उस ऑथर के फिलोसफी को समझने के लिए उस ऑथर के पास्ट में जा रहे हैं और उस ऑथर के हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द गोल ओवर हियर इज टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द ऑथर इन द बेटर वे। अल्टीमेट गोल आपको उस टेक्स्ट से फिलोसफी को ही समझना है। यू आर ट्राइंग टू ग्रास्प द फिलोसफी ऑफ द ऑथर फ्रॉम हिज टेक्स्ट। अल्टीमेटली आप एक टाइमलेस फिलोसफी की खोज में हैं और इस टाइमलेस, इस इटर्नल फिलोसफी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ऑथर के हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को जानना चाहते हैं। दिस इज द हिस्टोरिकल अप्रोच। लेकिन जब आप कंटेक्चुअल अप्रोच अपनाते हैं तब आप एक टेक्स्ट को एक फिलोसोफर की तरह नहीं बल्कि एक हिस्टोरियन की तरह परस्यू करते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव किसी अंडरलाइंग ट्रुथ या फिलोसफी को फाइंड करना नहीं बल्कि उस टेक्स्ट के ऑथर को हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज। यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर एंड ऑफ हिज टेक्स्ट। और ये जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन है ये आसान काम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ रिगरस इंपेरिकल मेथड, साइंटिफिक इंपेरिकल मेथड इन योर स्टडीज। हिस्टोरिकल अप्रोच में इंपेरिकल मेथड की बात नहीं होगी, साइंटिफिक इंपेरिकल मेथड की बात नहीं होगी, लेकिन कंटेक्चुअल अप्रोच में यू नीड टू रिमेंबर दिस, कंटेक्चुअल अप्रोच में इंपेरिकल मेथड की बात होगी, साइंटिफिक इंपेरिकल मेथड के एप्लीकेशन की बात होगी। ऑथर को हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट करना ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साइंटिफिक इंपेरिकल मेथड को यूज करेंगे और इसलिए कंटेक्चुअल अप्रोच को अपनाना दिस इज नॉट इजी। यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन द यूसेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न इंपेरिकल मेथड्स, साइंटिफिक इंपेरिकल मेथड्स। और यही रीजन है कि कंटेक्चुअल अप्रोच को अपनाने वाले फिलोसोफर्स को इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस कहते हैं, मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनाने वाले फिलोसोफर्स को आप इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस नहीं कहेंगे, मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस नहीं कहेंगे, बट दोज हु फॉलो एंड प्रैक्टिस दिस कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस, मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस। और पॉलिटिकल साइंस में ये जो इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस हैं, मॉडर्निस्ट हिस्टोरियंस हैं, इनके ग्रुप के लिए एक और नाम यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, they practice this contextual approach and they are collectively called as Cambridge School. They are basically historians. They are basically historians who are studying the history of political ideas, the history of political thought. Best example, Peter Laslett, Quentin Skinner, J.G.A. Pocock. इन तीन
स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं कंटेक्चुअल अप्रोच के तहत। इन 3 स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, पीटर लासलेट, क्विंटन स्किनर, J.G.A. पोकॉक। ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू कैम्ब्रिज स्कूल। तो आपको समझना है कि हिस्टोरिकल अप्रोच कंटेक्चुअल अप्रोच से डिफरेंट है, एंड द डिफरेंस इट मेनली लाइज इन मेथोडोलॉजी। कंटेक्चुअल अप्रोच में हमें साइंटिफिक मॉडर्न इंपेरिकल मेथड्स को यूज करना होता है, और ये जो अप्रोच है कंटेक्चुअल अप्रोच, इसके हिस्ट्री को अगर आप देखें, देन बिफोर पॉलिटिकल साइंस दिस अप्रोच इट ऑलरेडी अराइव्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के डिसिप्लिन में ये पहले ही आ चुका था और वहां पर इसे प्रैक्टिस किया जा रहा था। There were many historians who were practicing this contextual approach before it came in political science. और ये सभी historians, हिस्ट्री के डिसिप्लिन में ये सभी historians जो contextual approach को प्रैक्टिस कर रहे थे, they were called intellectual historians, जैसे हर्बर्ट बटरफील्ड, जॉफ्री एल्टन, लेविस नेमियर and A.P.J. टेलर। They were already using contextual approach in the discipline of history. सवाल है कि पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थॉट के स्टडी में, पॉलिटिकल थॉट के हिस्ट्री के स्टडी में कंटेक्चुअल अप्रोच को पहले किसने अडॉप्ट किया? Who brought the contextual approach from history to political science? Answer is Peter Laslett. Political science के फील्ड में contextualist approach and contextualist method को अपनाने का क्रेडिट पीटर लासलेट को जाता है। पीटर लासलेट एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे और उनके बारे में शायद आपको ये पता हो। He is famous for the statement he made in 1956 where he talked about death of political theory. Peter Laslett, death of political theory से जुड़े हैं पीटर लासलेट। पीटर लासलेट ने जॉन लॉक के लिए और जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करने के लिए कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच, कंटेक्चुअलिस्ट मेथड को अपनाया। और लासलेट ने लॉक की किताब द 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, बल्कि इसके ऑथर को, दैट मींस जॉन लॉक को हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश भी की। दैट मींस पीटर लासलेट ही ट्राइड टू रिक्रिएट द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच जॉन लॉक रोट हिज 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसा करने के लिए, जॉन लॉक को हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पीटर लासलेट के द्वारा रिगरस इंपेरिकल, मॉडर्न इंपेरिकल मेथड को यूज किया गया। तो जिस इंपेरिकल मेथड की बात मैं कुछ देर पहले कर रहा था, उस इंपेरिकल मेथड के एप्लीकेशन को आप क्लियरली लासलेट के अप्रोच में देख सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, व्हाट पीटर लासलेट डिड टू स्टडी जॉन लॉक एंड हिज 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीटर लासलेट ने 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट को तो पढ़ा ही, द डॉक्यूमेंट, द बुक विच वॉज पब्लिश्ड बाय जॉन लॉक, एनोनिमसली पब्लिश्ड बाय जॉन लॉक इन 1689, इस बुक के डॉक्यूमेंट को तो उन्होंने पढ़ा ही, लेकिन इस बुक को पढ़ने के साथ साथ, इस टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ, इस टेक्स्ट से रिलेटेड और जितने भी मटेरियल हो सकते थे, he read, he studied, he scientifically investigated everything, like the bibliography. 2 treatises of government से जुड़ी बिब्लियोग्राफी को उन्होंने पढ़ा, एक्सटेंसिवली उसकी स्टडी की। जितने भी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जॉन लॉक के जितने भी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, पीटर लासलेट ने उन सभी को रिगरसली स्टडी किया। Not only this, Peter Laslett, during his research on John Locke, he got permission to access John Locke's personal library. उन्होंने लॉक के पर्सनल लाइब्रेरी को भी एक्सेस किया, उसे भी इन्वेस्टिगेट किया। जॉन लॉक के द्वारा लिखे गए हैंडरिटन नोट्स को भी उन्होंने स्टडी किया, उनके पर्सनल डायरीज को उन्होंने स्टडी किया, उनके लेटर्स, उनके करस्पॉन्डेंसेस। ही स्टडीड एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू जॉन लॉक। और अपने इस थरो रिसर्च, थरो एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद 1960 में पीटर लासलेट के द्वारा जॉन लॉक की बुक द 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के एक क्रिटिकल एडिशन को पब्लिश किया गया। ही पब्लिश्ड अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ जॉन लॉक्स 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट इन 1960। दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग पब्लिकेशन फ्रॉम पीटर लासलेट। इस क्रिटिकल एडिशन में पीटर लासलेट ने जॉन लॉक से रिलेटेड कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग क्लेम्स किए, और ये सिर्फ क्लेम्स नहीं थे। ही डिड नॉट जस्ट मेक क्लेम्स, उन्होंने अपने हर क्लेम के सपोर्ट में एविडेंस भी प्रोवाइड किया। All these claims which Peter Laslett made for John Locke, he provided scientific evidence for them. जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम था पीटर लासलेट के द्वारा किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम था वो ये कि अभी तक हम मानते थे, दैट मीन्स टिल 1960 हम ये मानते थे कि जॉन लॉक ने अपनी बुक द 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट को 1688 में हुए ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद लिखा, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए लिखा, और फिर इसे 1689 में एनोनिमसली पब्लिश किया। दिस वॉज the widely accepted view about John Locke and his 2 treatises of government till 1960. लेकिन पीटर लासलेट ने अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने कंटेक्चुअलिस्ट रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव किया कि जॉन लॉक ने 2 treatises of government की रचना बहुत पहले कर दी थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से बहुत पहले कर दी थी। जॉन लॉक wrote 2 treatises of government between 1679 and 1681. This was proved by Peter Laslett. अब सवाल है कि ये जो नए डेट्स हैं 2 ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट के लिखे जाने के, ये जो नए डेट्स हैं,
जिनको पीटर लास्लेट ने रिवील किया, इन नए डेट्स के आने के बाद इन नए डेट्स का इंपैक्ट क्या हुआ? आप कह सकते हैं कि यहां तो हम बस डेट्स को ही बदल रहे हैं। फ्रॉम 1689 वी आर मूविंग इट बैक टू 1679 एंड 1681। देखिए, इन डेट्स का बहुत ही गहरा इंपैक्ट था, इसलिए क्योंकि अभी तक हम मानते थे कि जॉन लॉक ही जस्टिफाइड और ही सपोर्टेड ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बट ही नेवर एडवोकेटेड फॉर सच अ रेवोल्यूशन। लॉक ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, जस्टिफाई किया, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह के रेवोल्यूशन को, इंग्लैंड में इस तरह के रेवोल्यूशन को कभी एडवोकेट नहीं किया। लेकिन अगर अब हम इस रिवाइज्ड डेट को एक्सेप्ट करें, द डेट्स ऑफ टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वाज रिवाइज्ड बाय पीटर लास्लेट, देन वी हैव टू आल्सो चेंज आवर आर्गुमेंट। और अब हमें यह कहना होगा, नो, जॉन लॉक he advocated a revolution like the Glorious Revolution long before the revolution actually took place in 1688. So we got this new insight on John Locke through this contextualist method, this contextualist approach which was adopted by Peter Laslett. Peter Laslett के बाद Quentin Skinner, another important contextualist. Quentin Skinner भी इसी तरह के एक स्टडी को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह के एक कंटेक्चुअलिस्ट रिसर्च को वो कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट ऑन लॉक, ही वुड ट्राई टू डू इट ऑन हॉब्स। क्विंटन स्किनर ये कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा है दैट ही वुड वांट टू डू फॉर हॉब्स व्हाट पीटर लास्लेट डिड फॉर लॉक। जो पीटर लास्लेट ने लॉक के लिए किया, वही क्विंटन स्किनर हॉब्स के लिए करना चाहेंगे। तो सेम मेथोडोलॉजी, जिस मेथोडोलॉजी को पीटर लास्लेट ने लॉक के लिए फॉलो किया, उसी मेथोडोलॉजी को क्विंटन स्किनर हॉब्स के लिए फॉलो करते हैं, उनके लेवाइथन के लिए फॉलो करते हैं। बट क्विंटन स्किनर, ही वुड नॉट सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग सच अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च फॉर हॉब्स like the one which was produced by Peter Laslett for Locke. So this was the story of contextualist approach in political theory, in Western political thought, and I hope that this is clear to you. Thank you so much for listening.